Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss centrifugation concept. Centrifugation जो एक टेक्निक्स है, इसको हम अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च में काफ़ी कॉमनली यूज करते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा इंटीरियर फिजिक्स की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक सी कुछ चीज़ें जिनको आपको समझना है. सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए. यहाँ पे जब भी आप किसी भी टेक्निक्स किसी भी सॉल्यूशन को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने से पहले सपोज करो एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में होमोजेनस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्पर्स हैं. इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो होमोजेनस तरीके से इसमें डिस्पर्स हैं, फैले हुए हैं. टाइम 0 अभी हमने सेंट्रीफ्यूज नहीं किया है और यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. अब हम जब इसको रोटेट करेंगे तो चारों तरफ जब हम इसको घुमाएंगे तो चारों तरफ घुमाने के कारण यहाँ पे 3 फोर्स अप्लाई होते हैं और आपको इन तीनों फोर्सेज को ध्यान रखना है. तो इसकी पूरी फिजिक्स ही इन 3 फोर्सों पर टिकी हुई है. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखिए 2 तरीके के फोर्स होते हैं, सेंटीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपीटल. अगर सेंटर से अवे फ्रॉम सेंटर है, सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये पार्टिकल्स को नीचे की तरफ सस्पेंड करता है, नीचे की तरफ लेके आता है. लेकिन 2 फोर्स ऐसे हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट काम करते हैं. इसको कहते हैं ब्योयंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे. यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीज़ें बेसिकली समझना है कि जब भी हम किसी पार्टिकल्स का या किसी सॉल्यूशन का सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूज 3 फोर्सेज आर इफेक्टिव. 3 फोर्स हैं जो इफेक्टिव होते हैं. नीचे की तरफ जो पार्टिकल्स को लेके आ रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो इसके अपोजिट काम कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो अपोजिट काम कर रहे हैं वो है फ्रिक्शनल फोर्स और ब्योयंट फोर्स. ठीक है, तो टोटल 3 फोर्स हैं. अब एक एक करके इन फोर्सेज को देखेंगे और इनकी इक्वेशन से हम आगे का एक फाइनल जो इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे. तो आपको 3 फोर्सेज यहाँ पे ध्यान रखने हैं. बहुत ही सिंपल है. एक फोर्स नीचे की तरफ है, जो नीचे की तरफ है या जो नीचे की तरफ किसी भी पार्टिकल्स को लेके आएगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. और 2 जो फोर्स हैं ब्योयंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स वो अपोजिट काम करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के. अब हम एक एक करके अगर इन फोर्सेज को देखें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है नाम से क्लियर है, जो अवे फ्रॉम सेंटर है. सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो सेंटर से अवे है, मतलब एक्सिस से बाहर की तरफ. ठीक है, कोई भी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसका इक्वेशन है mg. लीनियर जो फिजिक्स होती है उसमें mg हम लिखते हैं. लेकिन जो g की वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी भी सेंट्रीफ्यूगेशन को घुमा रहे हो एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी नहीं आएगी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर कंसेप्ट वाले जो इक्वेशन हैं वो आएंगे. तो फाइनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इक्वेशन यहाँ पे बन के आता है वो आता है mr ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे जो m है वो पार्टिकल का मास है, जो r है वो है कि जैसे ये एक्सिस है और इस एक्सिस पे सपोज करो कोई पार्टिकल इस डिस्टेंस पे है तो r उस एक्सिस से उस पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस है. सपोज करो यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, इसमें कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में एक पार्टिकल है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के इस पार्टिकल की इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है उसको कहते हैं r. ओमेगा होता है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को हम जो है रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं. अगर हम r और ओमेगा को मल्टीप्लाई करते हैं r ओमेगा स्क्वायर, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं. तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में r ओमेगा स्क्वायर m, या सिंपली कहें तो एम आर ओमेगा स्क्वायर एक इक्वेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सिस से बाहर की तरफ लगता है या सेंटर से बाहर की तरफ लगता है. ठीक है, तो इसका मतलब जब ये सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा तो ये पार्टिकल्स को सेडिमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमने पहला फोर्स देखा वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है बियॉन्ड फोर्स। देखिए इसको समझिए, ये क्या है। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में कोई भी पार्टिकल है, ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जब जाएगा तो चूंकि इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन भरा हुआ है, राइट, ये क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन, तो ये पार्टिकल जो है नीचे की तरफ जाते टाइम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा वो वहां से। तो जब आप किसी भी सॉल्यूशन को वहां से हटाएंगे तो वो आप पे फोर्स लगाएगा। जैसे आप पानी में कूदते हैं, तो जब आप पानी में कूदे तो पानी पे आपने एक प्रेशर लगाया और बदले में पानी ने भी आप पे प्रेशर लगाया, इसीलिए पानी आपको सबसे पहले बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो जब भी किसी टेस्ट ट्यूब में कोई पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करता है तो वो कुछ सॉल्यूशन को नीचे की तरफ जाते वक्त डिस्प्लेस करता है, और वो सॉल्यूशन डिस्प्लेस होने के कारण एक अपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, उसी को हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। अगर हम बियॉन्ड फोर्स की कैलकुलेशन करें तो इसका इक्वेशन होता है m0 r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर तो वही वैल्यू है जो हमने पुरानी इक्वेशंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टाइम देखा था, लेकिन यहाँ पे जो m0 है वो है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट आप सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि जब वो पार्टिकल नीचे जा रहा था तो उसने कितने सॉल्यूशन को डिस्प्लेस किया अपने रास्ते में से, उसका मास। अब इस m0 को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो m0 को कैलकुलेट करने का सिंपल एक इक्वेशन है m v बार रो। यहाँ पे जो m है वो है पार्टिकल का मास, v बार जो है वो पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम है। पार्शियल स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है वो पार्टिकल की डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा याद रखना। अगर कोई पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है, कोई डेंस पार्टिकल है, तो उसका v बार वैल्यू कम होगा, और अगर कोई पार्टिकल लाइट डेंस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो उसका v बार वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये मतलब v बार जो है वो पार्टिकल की डेंसिटी के उल्टा चलता है। यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ना कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पार्शियल जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो आपका पार्टिकल की डेंसिटी से एक इन्वर्सली रिलेशनशिप रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो रो है वो है सॉल्यूशन की डेंसिटी, राइट, तो आप ये कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो आप जो है किसी भी डिस्प्लेस सॉल्यूशन का जो मास है वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं m0 की जगह अगर इस इक्वेशन को रख दूं तो फाइनली जो बियॉन्ड फोर्स की इक्वेशन बनती है वो बनती है m v बार रो इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे हम इन्हीं इक्वेशंस का यूज करेंगे। इसके बाद जो हमारी जो तीसरा फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी और फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। देखिए जब पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में से वो सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर रहा था, उस सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करने के कारण सॉल्यूशन ने ऊपर की तरफ उस पर फोर्स लगाया, वो तो हो गया बियॉन्ड फोर्स। लेकिन उस सॉल्यूशन के पार्टिकल के साथ उसका फ्रिक्शन भी तो हो रहा है, घर्षण भी तो हो रहा है, राइट। तो जो घर्षण है उसके कारण जो फोर्स जनरेट होगा वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो होती है वो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी एंड फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये तीन फोर्स थे, तीनों फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, तीनों फोर्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने देखा। लेकिन स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट कहते हैं जब मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गया है, तो ये ऐसा कब होगा, ऐसा एक ही कंडीशन में होगा जब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले दोनों फोर्स के इक्वल हो जाए। इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दें। तो ऐसा होने पे हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस बियॉन्ड प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का डिफरेंस 0 हो जाए, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखने का जो मतलब है वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, अगर हम टेस्ट ट्यूब में देखें तो नीचे की तरफ,
बियॉन्ड फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और फ्रिक्शनल फोर्स की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इन दोनों फोर्स के अपोजिट है, और ये दोनों फोर्स अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर देते हैं तो इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा और वो पार्टिकल्स वहीं पर रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसी को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में अगर ड्राइव कर लेते हैं तो मैथमेटिकल इक्वेशंस में अगर हम इसको ड्राइव करते हैं तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था उसका इक्वेशन क्या था, एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस, उसके बाद बियॉन्ड फोर्स की इक्वेशन क्या थी, एम वी बार रो आर ओमेगा स्क्वायर माइनस फ्रिक्शनल फोर्स की इक्वेशन क्या थी, v इंटू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, vf को तो मैं बाहर ले आया और इस इक्वेशन को इधर ही रखा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम वी बार रो आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वी एफ। अब इसमें से एम आर ओमेगा स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया तो जो बचा वो था 1 माइनस वी बार रो इक्वल टू वी एफ। अब यहाँ पे अगर मैं v बाई आर ओमेगा स्क्वायर कर दूं तो f को यहाँ इधर नीचे ला सकता हूँ और इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा, m 1 माइनस वी बार रो डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू v अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। इसी को हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। तो v अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर है, इसी को हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं, और इसको हम नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखी है ऐसे भी लिखा जा सकता है, m इंटू 1 माइनस वी बार रो डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू एस। इसका मतलब जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि जो v था, v क्या था यहाँ पे, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी था, और आर ओमेगा स्क्वायर को हम जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का जो रेशियो है इसी को हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं, और इसकी जो इक्वेशन बन के आती है वो इक्वेशन बनती है एम 1 माइनस वी बार रो डिवाइडेड बाई एफ। एफ यहाँ पे फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन में जो एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट आ रहा है वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। कुछ नहीं है, तीन फोर्सेज हैं, तीनों के इक्वेशंस आपको समझनी है, तीनों को काउंटर बैलेंस करना है जीरो के बराबर रख के, और आप वहां से ये इक्वेशन इजीली ड्राइव कर सकते हैं। बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो ये है कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, क्योंकि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट पे सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो स्वेडबर्ग ने किया था, इसलिए इसको स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट भी कहते हैं। तो S अपॉन V अपॉन एज इक्वल टू वी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम 1 माइनस वी बार रो डिवाइडेड बाई एफ। तो अब इसमें अगर ये जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये देखिए। इसका मतलब पहले तो आप इसको समझिए कि देखिए सेडिमेंटेशन जो कॉफिशिएंट है वो उसमें जो इक्वेशन बन रहा है वो है v अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब v क्या है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है। अगर किसी कंपाउंड का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ज़्यादा है तो उसका सेडिमेंटेशन वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो जल्दी बैठ जाएगा, उसका सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। अगर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ज़्यादा है तो एस भी ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, आर ज़्यादा है तो एस कम हो जाएगा, ओमेगा ज़्यादा है तो एस कम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है वो एम पार्टिकल मास पे भी डिपेंड करता है। पार्टिकल मास को अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे पार्टिकल मास को बढ़ाओगे तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा, फास्ट सेडिमेंट होगा। कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल हैं ए और बी, अगर ये ए जो पार्टिकल है ये लाइट है और ये जो बी पार्टिकल है ये हैवी है, तो आप इजीली ये बता सकते हो कि किसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा। तो हैवी वाले का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा और वो इजीली जल्दी वो है वहाँ पे सेडिमेंट हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है। तो दूसरा है वी बार। वी बार कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जो वी बार है वो पार्टिकल की जो डेंसिटी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो वी बार देखिए, आप जब वी बार को बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू इधर की बढ़ेगी। ठीक है। ये वैल्यू जब बढ़ेगी
तो 1 में से जो बड़ी हुई वैल्यू को आप घटाओगे तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, और जब ओवरऑल वैल्यू कम होगी तो एस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए वी बार बढ़ाने पे एस की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। इसका मतलब एस की वैल्यू जब कम होगी तो सेडिमेंटेशन स्लो होगा, टाइम लेगा वो बैठने में। रो क्या है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी को आप बढ़ाओगे रो को, तो यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू को 1 में से घटाओगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो एस भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम। तो इसीलिए यहाँ भी स्लो सेडिमेंटेशन हो। एफ फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट नीचे आ रहा है। आप फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट एफ की वैल्यू अगर बढ़ाते हो तो नीचे बढ़ी हुई वैल्यू, नीचे की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम होगी। इसका मतलब एस की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट बढ़ाने पे सेडिमेंटेशन स्लो होता है। सेडिमेंटेशन में शेप का भी फर्क पड़ता है। देखिए होता क्या है, जो शेप है, जैसे कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है और एक इस तरीके से ओपन मॉलिक्यूल है। तो जो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है वो फास्ट तरीके से सेडिमेंट होता है, और ओपन जो मॉलिक्यूल है वो उतना फास्ट सेडिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल की जो शेप है वो भी एस की वैल्यू को अफेक्ट करती है, लेकिन चूंकि वो चीज़ इक्वेशंस में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करता नहीं है। सो शेप भी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को अफेक्ट करता है। तो हमने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को कौन कौन से फैक्टर और किस तरीके से वो प्रभावित होता है इक्वेशन के हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगेशन की जो एक बेसिक कंसेप्ट है, जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ये आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन को स्टडी करेंगे।